आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हाईवे 65 एक ऐसा हाईवे है जो पुणे महाराष्ट्र से हैदराबाद होते हुए समुद्र के किनारे बसे मछलीपट्टनम तक जाती है, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। शायद इसी वजह से ये विख्यात है अपने भूतहा कहानियों और उनके परिणामों के लिए, जो है मौत। भूत, पिशाच, जिन्न, आत्माएं, ये शायद उन्हीं लोगों को ज़्यादा नज़र आती है और नुकसान पहुंचाती है जो उन्हें नहीं मानते हैं, और इसीलिए बिना किसी कारण के उनके सामने आने का दुस्साहस कर बैठते हैं। मैं और मेरा दोस्त महेश, हम दोनों ही घुमक्कड़ किस्म के हैं। जब तब अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाते हैं दुनिया देखने और लोगों को मिलकर उनसे उनकी ज़िंदगी में घटी भयानक घटनाओं के बारे में जानने। इस बार हम दोनों पुणे से निकले थे, कोई 300 किलोमीटर चलते हुए। हैदराबाद रोड पर जब अंधेरा छा गया और पास ही एक बढ़िया सा ढाबा दिखा जिसमें से खाने के अलावा रात बिताने की भी व्यवस्था थी, हम दोनों रुक गए, नहा धोकर कपड़े बदलकर खाने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि समय 11 बजे का हो चुका था, पर खाने के पहले गर्म चाय लेकर बिछे हुए खटिए पर लेट गए। उसी वक्त एक ट्रक पार्किंग में घुसा। दरवाजे बंद कर ड्राइवर और क्लीनर आकर हमारे पास वाली खटिया पर बैठ गए। उन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि वो लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, बार बार इधर उधर देख रहे थे, बात भी बेहद फुसफुसा कर रहे थे। मेरी बात करने की पहल पर वो अपनी कहानी सुनाने में तैयार नहीं हुए, पर काफ़ी देर तक उनसे बात करते हुए हमने उन्हें अपने साथ हुए हादसे को बतलाने के लिए तैयार करवा ही लिया। उनके हिसाब से शाम को वो अपना ट्रक लेकर जब निकले थे तो मौसम काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। हवा चल रही थी, पेड़ों के कतारों के बीच से एक बेहतरीन गति से गाड़ी चली जा रही थी। गाड़ी जैसे ही जंगल में घुसी तो थोड़ी देर बाद गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। कोई 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद वो आवाज़ बढ़ गई और गाड़ी में जर्क लगने लगे। सोचा शायद डीजल में कचरा गया है, तो गाड़ी को साइड में रोककर हम दोनों ने डीजल से एयर और कचरा निकालने की कोशिश की, पर बहुत कोशिश के बाद भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। आगे मैकेनिक ढूंढने जाने के लिए गाड़ियों को हाथ देने लगा। आखिर एक ट्रक रुका और ड्राइवर उसमें बैठकर आगे चल दिया। कोई 5 मील दूर एक पंचर वाले की दुकान पर ट्रक ने उतार दिया। उसके पास बैठे एक बंदे ने कहा कि वो ट्रक को देख लेगा, और फिर दोनों किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे। वापस आने तक करीब 3 घंटे हो चुके थे। पास पहुंचकर देखा तो क्लीनर एक छोटी बच्ची से सड़क के किनारे पर बैठा बातें कर रहा था। उसको देख ड्राइवर बुरी तरह से चौंक गया कि जब आसपास कोई भी गांव या कोई बसाहट ही नहीं है तो फिर ये बच्ची आई कहाँ से। क्लीनर ने बताया कि सामने के झाड़ियों के पास बैठी दिखी, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। इतने में वो मैकेनिक ट्रक के नीचे घुसकर देखने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय ड्राइवर को उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब से बदलाव का चिन्ह नजर आने लगा। उसके दांत मजबूत और बड़े होने लगे और वो बहुत तन्मयता से काम का जायजा लेते क्लीनर की गर्दन की ओर एकटक देखती ही जा रहे थे। ना जाने क्यों उसे लगा जैसे वो क्लीनर के गर्दन पर वार करना चाहती थी, और उसी वक्त ड्राइवर ने खड़े होकर जोर से क्लीनर को पुकारा, और जैसे ही वो खड़ा हो ड्राइवर की तरफ घूमता है, वो छोटी सी लड़की अपना जबड़ा इतना बड़ा खोलती है
जो कि मुमकिन ही नहीं है। फिर तेजी से किसी को समझ आने से पहले ट्रक के नीचे घुसे उस मैकेनिक को गर्दन से पकड़कर घसीटती हुई जंगल में कहीं गुम हो जाती है। डर के कारण दोनों ट्रक पर चढ़कर बैठ जाते हैं और ट्रक के हॉर्न को तेजी से बजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर एक कोशिश करता है ट्रक को स्टार्ट करने की। आश्चर्य, ट्रक सिर्फ शुरू ही नहीं होती बल्कि एकदम ठीक ठाक चलते हुए कोई 20 किलोमीटर दूर इस ढाबे तक आ पहुंची। कहानी सुनाते हुए दोनों के हाथ पैर सब कुछ जैसे कपकपा रहे थे, जिससे हमें ये अंदाजा मिल रहा था कि कहानी असली ही होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे दादाजी की अपनी जमींदारी थी और वो गांव में एक आलीशान कोठी में रहते थे। नौकर चाकरों से भरी उस हवेली में बहुत सारे फलों के बगीचे थे। सड़क से थोड़ा अंदर आने पर एक बड़ा सा सींग द्वार, जिस पर दादाजी का नाम खुदा हुआ था। अंदर घुसते ही चारों तरफ मादक फलों और फूलों की खुशबू और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से लहराती हुई सड़क कोठी के द्वार तक आती थी। जब हम छोटे थे तब छुट्टी होने पर हम लोग दादाजी के पास रहने आ जाते थे। पापा हम लोगों के साथ दिल्ली में रहते थे। दादाजी की मौत हो जाने के बाद हम लोगों का जाना भी बंद हो गया। पिताजी के समय से ही उपाध्याय जी उस कोठी के केयर टेकर थे। कोठी की देख रेख और दीगार जवाबदारी सब कुछ उन्हीं के कंधों पर थी। जो भी पैसा आता वो बैंक में जमा करवा देते। दादाजी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उनकी कोठी को बेचा जाए। शायद यही कारण था कि पिताजी ने अपने जीते जी उस कोठी का कभी सौदा ही नहीं किया। अब माताजी पिताजी के स्वर्गवास के बाद अपनी व्यापार की ज़रूरत के अनुसार जब हमें विदेश में बसने की ज़रूरत महसूस हुई तो अपने सारी अंचल संपत्तियों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं होने पर उन्हें बेचने का दिल बना लिया। इसी वजह से मैं अपनी पुश्तैनी कोठी के लिए लोगों को बतला दिया। एक सेठ अपने फार्म हाउस के लिए उस संपत्ति को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। एक हफ्ते बाद का समय तय कर उपाध्याय जी को खबर दे दी गई। इसलिए समय पर दोनों, यानी मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गांव जा पहुंचे। उपाध्याय जी ने कोठी के फाटक खोले, फिर तभी आवाज में कहा, बड़े मालिक इस कोठी को बेचने से मना करते थे और उनके सम्मान में आपके पिताजी ने भी इस कोठी को नहीं बेचा। मैंने दिल में सोचा, कोठी बिकने से इसका काम भी चला जाएगा, शायद इसीलिए बोल रहा है। पर इसे बेचकर उपाध्याय जी को तकरीबन 5 लाख उनकी इतनी सेवाओं के लिए देना तो हम दोनों ने पहले ही तय किया हुआ था, लेकिन कुछ भी उन्हें बतलाया नहीं था। रात में आराम की नींद सो अगली सुबह हम सरपंच जी के घर पहुंच गए। एक दोपहर तक भी वो सेठ नहीं आए। तब सरपंच जी बोले, बेटा शायद वो नहीं आएगा, लगता है उसे किसी ने तुम्हारी कोठी के बारे में बतला दिया होगा। बतला दिया होगा? क्या क्या बतला दिया होगा? सरपंच जी ने पहली बार अपना मुंह खोला। वो बोले, तुम्हारी कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है बेटा, ये भूतों का अड्डा है। तो इस पर मैं बोला, हम दोनों तो कल रात वहीं थे, पर हमने तो कोई चीज का अनुभव नहीं किया। वो हमें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर तब जब हम नहीं माने तो वो अंदर गए और नीम की 2 छड़ियाँ ले आए और फिर बोले, बेटा तुम्हें बचपन से देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, या तो तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, नहीं तो ये छड़ी अपने पास रखना, नहीं तो तुम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मैं रात का खाना खा
अपने बिस्तर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। मेरी पत्नी सो चुकी थी। उसी वक्त मेरी हाथ घड़ी में 12 बज रहे थे कि मैंने अचानक कमरे के बाहर बारामदे में से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। गांव का माहौल, रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, पर यह रोने की आवाज़ और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बंद हो गई। वो भी किसी कारण से डर कर रोने लगे। कुत्तों का रोना माहौल को डरावना बना देता है। हालांकि मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। मैं जैसे ही जागकर उठकर जाने लगा तो मैंने अपने कलाइयों पर उंगलियों का दबाव महसूस किया। फिर अपनी पत्नी की बहुत फुसफुसाती आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना। मैं डर के कारण जैसे वहीं पर जड़ हो गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से जैसे मैं अपने होश में वापस आया। पहले दस्तक बहुत ही धीरे आ रहे थे, फिर उसकी तीव्रता बढ़ गई और आखिर में ऐसा लगने लगा कि मानो वो दरवाज़ा टूट ही जाएगा। थोड़ी देर के बाद दस्तक बंद हो गई। हम दोनों अपने हाथ में सरपंच जी की दी हुई नीम की छड़ी लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। तभी ऊपर से एक काली सी छाया मेरे ऊपर कूदी। मैं नीचे गिरा और उसने मेरे एड़ियों पर अपने दांत गड़ा दिए। मैं दर्द से बिलबिला उठा और पूरी जोर से चीखा। तभी मेरी पत्नी ने अपनी छड़ी से उस छाया पर जोर से प्रहार किया। शायद उस छड़ी का हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी था और शायद इसीलिए वो मुझे छोड़कर अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। अब हम कमरे में अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह तक हम दोनों ने किसी तरह हनुमान चालीसा का जप किया। सुबह केयर टेकर के आते ही हमने अपना सारा सामान लेकर सरपंच जी के घर शरण ली। उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलवाया। मरहम पट्टी करवा कर बोले, बेटा मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। आपके दादाजी की मौत के बाद एक परिवार ने कोठी को किराए पर लिया था। अगले दिन सुबह उनकी लाश आधी खाई हुई हालत में बरामद हुई। गांव वालों ने एक बड़े ओझा को बुलवाया था, जो सब कुछ देखकर समझकर बोलकर चला गया कि इस कोठी में कभी कोई रह नहीं पाएगा। अगर कभी शाम के बाद अंदर जाने की ज़रूरत होती है तो नीम की छड़ी के अलावा ना जाएं। इसलिए मैंने आपको वो नीम की छड़ी दी और इसीलिए आपकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। साल 1994, शहर भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरे एक परिचित वर्मा जी सुबह सवेरे मेरे घर आए। आंखें लाल देख कर ही समझ में आ रहा था शायद रात भर सो नहीं पाए थे। बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में सीधा एक सवाल दागा, किसी तांत्रिक को जानते हो? सीधे सीधे अपने काम से काम रखने वाले एक ऐसे आदमी से ऐसा सवाल मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस सवाल का जवाब नहीं में सुनकर वो और भी परेशान दिखने लगे। अब मेरी बारी थी उनसे सवाल करने की। मैंने उनकी हालत को देखते हुए उनसे सवाल किया कि क्या हुआ, आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उनका जवाब मेरी उम्मीद से बहुत अलग था और मैं सुनकर सुन्न रह गया। उनकी बेटी और मेरी बेटी हम उम्र है, बहुत बोलचाल, खेल कूद, पढ़ाई सब में बहुत ही अच्छी। पिछले कुछ महीनों से वो कुछ अलग सा बर्ताव कर रहे थे। घर में वर्मा जी, उनकी पत्नी, माँ और बेटी रहते थे। उनका घर अपनी बिल्डिंग के तीसरे माले पर था। कुछ महीने पहले जब वर्मा जी और उनकी पत्नी अपनी अपनी नौकरी से शाम को वापस आए तो उनकी माँ ने बताया
कि रानी यानी कि उनकी बेटी काफ़ी गुमसुम सी हो गई है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। बाद में एक दिन उन्होंने ध्यान दिया तो वाकई रानी गुमसुम सी खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर कुछ देखे जा रहे थे। पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर बात आई गई हो गई, उन्होंने ज़्यादा कुरेदा नहीं। फिर जब एक दिन उसने सुबह वर्मा जी से मांस लाने की बात की तो उन्होंने हंसकर पूछा, क्या बात है, आज मांस खाने की इच्छा हो रही है? जवाब ने उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही सरका दी। रानी ने कहा कि उसे नहीं, दादाजी को खाना है, वो मांग रहे हैं। वर्मा जी जैसे आसमान से गिरे। उनके पिताजी की मौत तो कोई 6 साल पहले ही हो गई थी, और तब भी जब रानी बहुत छोटी थी। ये सच है कि वर्मा जी के पिता मांस बहुत ही चाव से खाते थे और उन्हें अपने खाने में हर दिन मांस की ज़रूरत होती ही थी। थोड़ा और कुरेदने पर मालूम हुआ रानी उन्हें घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ पर बैठा हर रोज़ देखती है। वो उनसे बातें भी करती है और घर की पुरानी कहानियाँ भी सुनाते हैं। वो पिछले दिन ही उन्होंने वर्मा जी के बचपन की कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर वर्मा जी और उनकी माताजी के हाथ पैर जैसे ढीले पड़ गए। ये वो बात थी जो वर्मा जी की पत्नी को भी मालूम नहीं थी। वो उनकी मर्जी के मुताबिक खाना बनाकर पूछते हैं कि दादाजी से पूछ खाएंगे कहाँ। उनके मुताबिक घर के ऊपर छत पर बने कमरे में खाना और पानी रख दिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो पूरा खाना ख़त्म हो गया था और थाली के चारों तरफ किसी के खाने से जैसा फैलता है वैसे ही खाना फैला था। इसके बाद चीज़ें और भी ख़राब होने लगी। अगर कोई रानी से बुरा व्यवहार करता, उसे डांटता, तो एकाएक बाहर से पत्थर आकर लगता या कोई ज़ोर से चांटा चढ़ देता। वर्मा जी और परिवार स्तब्ध था कि आखिर वो क्या करें, पर किसी के कहने पर कोई तांत्रिक ढूंढने लगे। वर्मा जी उज्जैन में किसी के कहने पर वहाँ से कोई सिद्ध पुरुष को साथ लाए, जिन्होंने उनके पिता से बात कर उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर उनका पिंडदान करवाकर परिस्थितियों को सामान्य किया। और फिर उसके बाद रानी को कभी भी उसके दादाजी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।